Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to continue with the previous topic uh, related to the approaches to counseling. So first part मैं already upload कर चुकी हूँ, ये second part है and this section is from block 4 unit 1 MPCE 023, that is MAPC second year counseling students. This video is for you guys. कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच, ये फोर्थ अप्रोच है जो हम करेंगे आज. सो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में आप ये देखेंगे कि काउंसलर सिर्फ बिहेवियर पे ही काम नहीं करता, वो कॉग्निटिव कॉग्निशन पे भी काम करता है. कॉग्निशन का मतलब होता है थॉट प्रोसेस. सो बिहेवियरल रिहर्सल तो इसमें सर्टेनली होती है, जहाँ पे इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हम क्लाइंट में देखते हैं. बट हम ये भी काम करते हैं कि उसका नेगेटिव परसेप्शन क्या है क्लाइंट का और वो किस तरह से सोचता है. तो हम कॉग्निटिव थेरेपी के थ्रू उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं. तो वो कैसे होगा, क्या हम चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कहाँ पे अपने क्लाइंट का जो थॉट्स है वो डिस्टॉर्टेड है, मतलब ऐसे हैं जो रैशनल नहीं है. कुछ गलत तरीके से वो सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड जो भी उनके बिलीफ सिस्टम हैं बचपन से, उसके बेसिस पे वो सोचते हैं एंड देन माल एडेप्टिव बिहेवियर शो करते हैं. मतलब ऐसे बिहेवियर जो उनको कुछ फ्रूटफुल नहीं है लेकिन वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं. तो हम उसको हेल्प करते हैं कि जो भी माल एडेप्टिव बिहेवियर है और जो थॉट है उसको बैलेंस्ड थॉट एंड बिहेवियर से हम रिप्लेस कर सकें. बहुत सारी टेक्निक्स है जो हम यूज़ करते हैं. एक जो टेक्निक है वो ये है कि क्लाइंट को हम बताते हैं कि कब उनके जो ऑटोमेटिक थॉट आते हैं. ऑटोमेटिक थॉट क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी वही प्रैक्टिस है, पहले से वो जिस तरह से सोचते आ रहे हैं उसी तरह से वो सोचेंगे आगे भी, है ना. सो उसको हम बैलेंस्ड थॉट से रिप्लेस करने की टेक्निक सिखाते हैं, सो दैट वो ऑटोमेटिक जो थॉट्स हैं उनको वो रिप्रेस ना करे, उसको दबाए ना, सप्रेस ना करे, बल्कि और सबकॉन्शियस में ना पुश करें, बल्कि उसको एनालाइज करें. सो एक और टेक्निक जो हम इस केस में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ वो एंग्शियस फील कर रहा है या उसका बिहेवियर स्टार्ट ही होने वाला है जो इनअप्रोप्रिएट है, रिलैक्सेशन टेक्निक हम सजेस्ट करते हैं. जहाँ पे जब भी उनको ट्रिगरिंग फैक्टर्स समझ मिलते हैं कि भाई ये वाली सिचुएशन है जहाँ मैं गलत सोचने लगता हूँ, क्योंकि जब हम थेरेपी करवाते हैं तो उनको ये तो समझ में आने लगता है कि कहाँ पे थॉट गलत जा रहा है. तो रिलैक्सेशन टेक्निक से वो उनका जो बिहेवियर है उस पर वो कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट एक और थेरेपी इसी में ही रिलेटेड है, वो है REBT, जिसे रैशनल इमोटिव थेरेपी भी कहते हैं. ये भी एक तरह की काउंसलिंग है जहाँ पे हम इरेशनल बिलीव्स को रैशनल बिलीव से रिप्लेस कर देते हैं. जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट को एजुकेट करता है कि उसकी प्रॉब्लम किस तरह से डेवलप हुई, क्या प्रॉब्लम का नेचर है, किस तरह से प्रॉब्लम ने थॉट्स को कवर कर लिया है, कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, और किस तरह से उनके थॉट की वजह से इमोशंस एंड बिहेवियर्स भी इन्फ्लुएंस्ड हैं. वो सारी चीज़ें जब हम क्लाइंट को एक बार समझा देते हैं पूरा सीक्वेंस, एंड क्लाइंट को वो लॉजिक समझ आ जाता है, तो क्लाइंट उस पर काम करना शुरू कर देते हैं. इस पे कुछ होमवर्क भी हम देते हैं कॉग्निशन थेरेपी में. जो होमवर्क होता है, हम कुछ बिहेवियर प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं, कुछ न्यू स्किल्स प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं. तो एक तो वो ये है कि जब हमारे पास नेक्स्ट सेशन में आएगा तो वो डिस्कस करेगा, बताएगा कि वो स्किल को कैसे यूज़ किया उसने. सेकेंडली हम उसको ये भी ट्रेन कर देते हैं अपने क्लाइंट को कि अपने बिलीफ को कैसे कंट्रोल करना है. जिस जिस सिचुएशन में, डेली लाइफ सिचुएशन में वो बिलीफ ओवरलैप करने लगता है नेचुरल प्रोसेस को, वहाँ पे इनको कैसे वर्क करना है, अपनी स्किल्स को कैसे यूज़ करना है. नाउ कमिंग टू गेस्टाल्ट अप्रोच, इफ़ यू विल सी ये पिंक हाईलाइटेड है, दैट मीन्स एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, पहले भी आ चुका है. सो गेस्टाल्ट थेरेपी को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. इसको डेवलप किया था फ्रिट्ज पर्ल्स एंड उनकी वाइफ लॉरा ने 1940s में, जहाँ उन्होंने ये बताया था कि इसमें दो अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं. वन इज़ फिनोमेनोलॉजिकल एंड दूसरी एग्जिस्टेंशियल. फिनोमेनोलॉजिकल होता है जो क्लाइंट परसीव करता है रियलिटी को, जिस तरह से वो अपनी दुनिया को देखता है, उसका नज़रिया क्या है दुनिया को देखने का, वो तो हो गया फिनोमेनोलॉजिकल. एग्जिस्टेंशियल में हम देखते हैं कि जो पर्सन है वो कैसे अपने आप को रीडिस्कवर कर रहा है,
कैसे वो सोसाइटी में अपनी एग्जिस्टेंस को स्टैब्लिश कर रहा है, सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, और लाइफ का पर्पस क्या है, वो सब एग्जिस्टेंशियल में आता है। तो एग्जिस्टेंशियल हम पहले भी समझ चुके हैं, तो वही कंसेप्ट आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं कि इंसान क्या बनना चाहता है, उस क्या पर्पस है उसकी लाइफ का, कैसे अपने आप को रीमेक कर रहा है, रीडिस्कवर कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो गेस्टाल्ट थेरेपी में दो चीज़ें हैं, फिनोमेनोलॉजिकल एंड एग्जिस्टेंशियल। लेटनर ने होलिज्म की बात की थी। होलिज्म का मतलब एवरीथिंग, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, द पर्सन एज द एंड द एनवायरनमेंट। सो ये होलिज्म में आता है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है गेस्टाल्ट थेरेपी में भी, जहाँ पे हम सारी लाइफ, सारी जितना एक इंसान की लाइफ में जितना भी एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, लोग, एनवायरनमेंट जहाँ वो रहता है, उसकी प्लेस, जिन जिन चीज़ों से इंटरेक्शन करता है, वो सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा देखना, उसको हम होलिज्म कहते हैं। वो किस तरह से एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, उसका व्यू पॉइंट क्या है अपने पूरी लाइफ में, हर एक एनवायरनमेंट के पार्ट के साथ, वो सारा चीज़ें हम इसमें देखते हैं। जो फील्ड थ्योरी है गेस्टाल्ट काउंसलिंग की, फील्ड थ्योरी भी ये भी एक इम्पोर्टेंस रखती है। आप थोड़ा सा गूगल भी कर सकते हैं इस बारे में अगर आपको लगता है, लेकिन बात वही कह रहे हैं ये भी, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट को किस तरह देखता है, और उस फील्ड में वो भी एक पार्ट है उस फील्ड का। तो बेसिकली ये पूरे एनवायरनमेंट की ही बात कर रहे हैं, बट ये है कि उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए फील्ड टर्म यूज़ कर लिया। सो वो पर्सन उस फील्ड का एक पार्ट है, एंड उस फील्ड को वो किस तरह से उस फील्ड से इंटरेक्शन करता है। तो फील्ड थ्योरी में आप बेसिकली ये माने, इंटरेक्शन ऑफ द क्लाइंट विद हिज एनवायरनमेंट। तो उसके इंटरेक्शन पे बेस्ड है ये। एंड इसमें सब कुछ आता है, उसका रिलेशनल प्रोसेस क्या है, वो किस तरह से इंटर रिलेट करता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे चलती है, पूरी ज़िंदगी कैसे चलती है, वो सारी चीज़ें। नाउ फिगर फॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में इन्होंने बात किया है कि इंडिविजुअल अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करता है अपने एनवायरनमेंट में, मोमेंट टू मोमेंट। मतलब हर एक मोमेंट एक जैसा तो होता नहीं है ना। सो आप अपने आप को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस अपने एनवायरनमेंट में, अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट जैसे आपके सामने आ रहा है, आप उसमें कैसे अपने आप को सेट इन कर रहे हैं, वो फिगर फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। सो बैकग्राउंड में कोई चीज़ चल रही है जो अभी तक आपके एनवायरनमेंट में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाती है ना। जैसे कि सपोज आपका अभी तक बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, तो वो अनडिफरेंशिएटेड फील्ड है अभी, क्योंकि बैंक से आपका कोई लेना देना नहीं है। बट सपोज आगे जाके आप एक बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो बैंक बिकम्स द पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, क्योंकि आपका आना जाना होगा बैंक में डिफरेंट पर्पसेस के लिए। सो इस तरह से अनडिफरेंशिएटेड जो फील्ड होती है, वो जो बैकग्राउंड में थी, वो अब आपके फोकल पॉइंट में आ जाती है, कब आपके अटेंशन और अपने आपके इंटरेस्ट में आ जाती है। सो वो सारी चीज़ें फिगर फॉर्मेशन प्रोसेस में हम देखते हैं। जो फिगर फॉर्मेशन जो है, इसमें दो एक और चीज़ बताई है, ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ रेगुलेशन। ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है आप कैसे अपने इक्विलिब्रियम को बार बार स्टैब्लिश करते हैं जब वो डिस्टर्ब होता है। जैसे कि सपोज आपको ठंड लग रही है, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप या तो रूम हीटर ऑन करेंगे या स्वेटर पहन लेंगे, है ना। तो आप क्यों करेंगे ऐसा? बिकॉज यू वांट टू गेट अगेन बैक इनटू द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस ये होता है ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ रेगुलेशन, जब आप अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करते हैं, जब भी वो इक्विलिब्रियम ब्रेक होता है। सो ये हमारे कैरेक्टर का एक पार्ट होता ही होता है क्लाइंट का। सो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बेस्ट जानते हैं कि कैसे उनको खुद को रेगुलराइज करना है, कैसे उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करना है, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। ये फिगर फॉर्मेशन प्रोसेस एंड ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ रेगुलेशन में आपको एक्सप्लेन करना होगा। नाउ पोल्स्टर एंड पोल्स्टर के बारे में बात करेंगे। इन्होंने 5 मेजर चैनल ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात किया है। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज 5 रेजिस्टेंसेस, 5 मेजर चैनल ऑफ रेजिस्टेंसेस इन्होंने बताया, ये आपको गूगल करके लिखना होगा। जैसे इंट्रोजेक्शन आपको पता करना है, तो इंट्रोजेक्शन इन गेस्टाल्ट थेरेपी करेंगे तभी आपको इसके बारे में कंसेप्ट मिलेगा, अदरवाइज ऐसे पोल्स्टर डाल के नहीं मिलता है।
सो मैंने भी कुछ नेट से निकाला है आपके लिए, सो दैट आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। पॉल्स्टर ने 1973 में 5 मेजर चैनल्स बताए थे रेजिस्टेंसेस के: इंट्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, रेट्रोफ्लैक्शन, डिफ्लैक्शन एंड कन्फ्लुएंस। सो वन बाय वन हम समझेंगे। इंट्रोजेक्शन में ये कह रहे हैं कि ये वो टेंडेंसी होती है जहाँ आपके सामने वाला इंसान जो आपको बोल रहा है वो आप अपने लाइफ में इम्बाइब कर देते हैं, अपनी लाइफ में ले लेते हैं, विदाउट एनालाइजिंग वेदर इट इज़ अ ट्रूथफुल थिंग और नॉट, ये सच है या नहीं है, विदाउट क्रिटिकली एनालाइजिंग। सो आप उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। अगर सपोज किसी लड़के को उसके पिताजी ने बोला कि मैन डू नॉट क्राई, अब वो लड़के ने, बच्चे ने अपने पिताजी का वो स्टेटमेंट अपने अंदर रख लिया, उसने एनालाइज ही नहीं किया कि क्यों नहीं रोते हैं, कैसे नहीं रोते हैं, क्या वो इमोशनल नहीं होते हैं, कुछ कुछ एनालाइज नहीं किया उसने, बस क्योंकि पापा ने बोला कि लड़के नहीं रोते हैं उसने अंदर अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट कर लिया पॉइंट। सो ये होता है इंट्रोजेक्शन। नाउ प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्शन वो एट्रीब्यूट है जहाँ पे इंसान अब जो खुद के लिए नहीं चाहता वो दूसरों पे डालता है। ओके, जैसे कि सपोज आप किसी का ध्यान नहीं रखते लेकिन आप दूसरे को बोलोगे कि तुम मेरा ध्यान नहीं रखते। आपके अंदर वो चीज़ है लेकिन आप दूसरे के ऊपर डाल रहे हो। आप खुद लड़ाई करते हो लेकिन आप दूसरे को बोलते हो कि तुम लड़ाई करते हो, तुम शुरुआत करते हो लड़ाई का। सो ये होता है प्रोजेक्शन। दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अवर पर्सनैलिटी दैट आर इनकंसिस्टेंट विद अवर सेल्फ इमेज आर डिसोन्ड एंड पुट ऑन टू अदर पीपल। दूसरे के ऊपर डाल देना कि तुमने किया, जबकि किया होता है खुद ने। नाउ नेक्स्ट थर्ड इज रेट्रोफ्लैक्शन। रेट्रोफ्लैक्शन में क्या होता है कि इसमें यहाँ पे ठीक से नहीं दिया है, मैं आपको थोड़ा सा शिफ्ट करूँगी शीट इस स्क्रीन को, सो दैट आप इसको समझ सकें। वेट अ सेकेंड। Yes, retroflexion appears when clients report that they are doing things to themselves। जैसे कि आपसे, आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया, आप उसको डांटना चाहते हैं लेकिन आप खुद को ही डांट रहे हैं। आपके ऊपर प्रेशर हो, किसी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है लेकिन आप अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं, है ना। तो दूसरों पे जो होना चाहिए वो आप खुद के साथ कर रहे हैं, आप खुद को थप्पड़ मार रहे हैं, आपको मारना है दूसरे को। सो क्लाइंट जो है वो खुद से गुस्सा हो जाएगा, किसी और का पे गुस्सा आ रहा होगा लेकिन वो खुद पे गुस्सा हो जाएगा। सो अपनी फीलिंग को समझने की कोशिश नहीं करेगा, वो है रिट्रोफ्लेक्शन। इसके बाद का था डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल जो इमोशनल ट्रिगर्स हैं उनकी तरफ पीठ दिखा देना। जैसे कोई पेनफुल मेमोरीज है किसी की, कुछ ऐसा, जैसे एक्सीडेंट केसेस होते हैं, जो पीटीएसडी के केसेस होते हैं, उनमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि उनको जब वो है ना याद नहीं करना चाहते उस सिनेरियो को, तो वो उसकी तरफ बैक कर लेते हैं, अपनी पीठ दिखा देते हैं कि वो भागना चाहते हैं उस चीज़ से। तो जब आप इंटरनल या एक्सटर्नल इमोशनल ट्रिगर्स हैं जिससे जिसे आप रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, अपनी अवेयरनेस में नहीं लाना चाहते, उसको डिफ्लेक्शन कहते हैं, कि भागना, उस चीज़ से भागना। ये डिफ्लेक्शन के केस में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस में क्या होता है कि इंसान अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रखता, वो एनवायरनमेंट से भी वैसे ही डील करता है जैसे वो खुद से करता है। मतलब देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन बिटवीन दैट इंडिविजुअल पर्सन एंड द एनवायरनमेंट। सो अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती उसकी। सो वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो चाहता है कि उसको सारी दुनिया लाइक करे, सब लोग अप्रूवल के लिए, बेसिकली उसको अप्रूवल चाहिए सबसे, इसीलिए वो ऐसा करता है। सो ये आ गया अपना कन्फ्लुएंस। तो ये 5 के 5 हमने फैक्टर्स यहाँ पे समझे। नाउ नेक्स्ट इज टेक्निक ऑफ गेस्टाल्ट थेरेपी। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। गेस्टाल्ट में बहुत सारी हम एक्सरसाइजेज करते हैं, इंटरनल डायलॉग। कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं या टेक्निक्स है जो हम गेस्टाल्ट थेरेपी में यूज़ करते हैं? इंटरनल डायलॉग एक्सरसाइज। इंटरनल डायलॉग एक्सरसाइज में इन्होंने बताया है कि हम क्या करेंगे, 2 एम्प्टी चेयर्स रखेंगे, दो खाली चेयर्स रखेंगे और 2 रोल प्ले करने के लिए बोलेंगे अपने क्लाइंट को बोलेंगे, एक होगा टॉप डॉग और एक होगा अंडर डॉग। टॉप डॉग वो है, मतलब एक चेयर पे टॉप डॉग और दूसरे चेयर पे अंडर डॉग। टॉप डॉग वो है जो बिल्कुल सही है, अथॉरिटेरियन है और मॉरलिस्टिक है बंदा, डिमांडिंग है, बॉसी है, मैनिपुलेटिव है, मतलब सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला।
एंड अंडरडॉग वो है जो डिसोबीडियंट चाइल्ड का रोल प्ले करेगा, जिसको कंट्रोल के लिए जो स्ट्रगल कर रहा है, मतलब वो हमेशा सबसे दबा रहता है लेकिन वो चाहता है कि उसको कहीं ना कहीं से कंट्रोल मिल जाए, वो अंडरडॉग होगा। ये पहली एक्सरसाइज है। दूसरी है मेकिंग द राउंड्स। मेकिंग द राउंड में क्या होता है, वो जो पर्सन है, ये ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें वो पर्सन को बोलेंगे कि आप दूसरों के पास वन बाय वन जाओ और उनको कुछ भी कह सकते हो या उनके साथ कुछ भी कर सकते हो, हर एक पर्सन को के साथ। तो मेन पर्पस ये होता है कि वो इंसान कन्फ्रंट कर सके, रिस्क ले सके, अपने अंदर के जो दबा हुआ कैरेक्टर है उसको डिस्क्लोज कर सके और न्यू बिहेवियर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सके, कुछ चेंजेस ला सके, कुछ अपने आप को और ग्रो कर सके। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी हो जाएगी। नेक्स्ट इज द रिवर्सल टेक्निक। रिवर्सल टेक्निक में आप देखोगे कि काउंसलर जो है वो क्लाइंट को बोलेगा कि जो उसके इनहिबिशंस है, जो एक्सेसिव उस टिमिडिटी का मतलब होता है कि जो एकदम शांत इंट्रोवर्ट पर्सन होता है ना, वो एग्जिबिशनिस्ट का रोल प्ले करे वो। तो रिवर्सल टेक्निक में वो अपना कैरेक्टरिस्टिक का जस्ट उल्टा करेगा। तो काउंसलर क्लाइंट को ये ऐसा करने के लिए बोलेगा। ऐसी चीज़ों के लिए जब वो सफ़र करता है तो अगर उसका उल्टा हो जाएगा तो वो क्या करेगा। नेक्स्ट इज़ रिहर्सल एक्सरसाइज। रिहर्सल एक्सरसाइज में हम क्लाइंट को रिहर्सल करवाते हैं कि लाउडली रिहर्स करना है। जैसे बहुत सारे उसके ऐसी चीज़ें होंगी जिसको उसने दबा के रखा था, जो उसके सोशल रोल्स की वजह से दबा के रखा था, उसको वो खुल के एक्सप्रेस करे। वो अपने जो अंदर के दबे हुई चीज़ें हैं उसको एक्सपोज कर सके। सो हम उसको अपने सामने रिहर्सल्स कराएंगे, सो दैट जब वो करे तो वो जहाँ पे समाज के सामने शर्माता है, सोसाइटी के सामने नहीं बोल पाता, वो आपके सामने रिहर्सल करके बोलेगा एंड देन रियलिटी में भी वो कर पाएगा। एक्सेजरेशन एक्सरसाइज। एक्सेजरेशन एक्सरसाइज में क्लाइंट से हम ये बोलते हैं कि अपने जेस्चर्स को रिपीट करे, बार बार अपने मूवमेंट को रिपीट करे और इंटेंसिफाइज फीलिंग्स। तो उसकी जो फीलिंग्स है उसको इंटेंसिफाई करे, मतलब ऐसा बिहेवियर जिससे वो भागता है बार बार। जो जब वो एकदम बार बार उस चीज़ को रिपीट करेगा, तो ओवर करेगा, तो वो उस फीलिंग से अवेयर हो जाएगा। जब वो उससे एक्सपोज्ड होगा उन फीलिंग से, तो वो ज़्यादा क्लियर उसके दिमाग में इमेज होगी कि उसको किस तरह से क्या क्यों ऐसा होता है, वो क्यों इस बिहेवियर से भागता है। लास्ट इज स्टेइंग विद द फीलिंग। इस में जो एक्सरसाइजेज हैं, स्टेइंग विद द फीलिंग मतलब जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट को ये बोलेगा जो भी वो फील कर रहा है उसको अप समझने की कोशिश करे, उसकी और फीलिंग के इन डेप्थ जाए और भागने की कोशिश ना करे। जो भी बिहेवियर है जिसको वो अवॉइड करना चाहता है, वो चाहता है कि ये बिहेवियर वो आगे ना करे फिर से, उसको वो और समझने की कोशिश करेगा अंदर तक। उसको बोलते हैं स्टेइंग विद द फीलिंग, स्टेइंग विद द बिहेवियर। तो वो उसको जब फेस करेगा, कन्फ्रंट करेगा, उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करेगा, तो वो जान पाएगा कि वो क्यों हो रही है ऐसी। सो ये इसके लिए हिम्मत तो चाहिए और विलिंगनेस भी चाहिए कि वो इंसान उस पेन जो उसका बार बार इस वजह से होता है उसको अनब्लॉक करे, उसको समझने की कोशिश करे, सो दैट वो फर्दर अपनी पर्सनैलिटी में ग्रोथ कर सके, अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर सके, अपनी फीलिंग्स को समझ सके, सो दैट आगे जाके उसको पता हो कि ऐसा उसके साथ क्यों होता है। नाउ कमिंग टू रियलिटी अप्रोच। रियलिटी अप्रोच जो है वो चॉइस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है और इसको ग्लासर ने 2000 में डेवलप किया था। सो इनका कहना है, ग्लासर चॉइस थ्योरी ये कहती है कि हम लोग जब बॉर्न होते हैं तो हम एक ब्लैंक स्लेट की तरह नहीं बॉर्न होते। हम ऐसा नहीं है कि बाहर से हमें कोई मोटिवेट करता है, हमें पर्पस देता है लाइफ का एंड देन हम हमें हमें अचानक से आइडिया आ जाता है कि हम लाइफ में क्या करेंगे। इनका कहना है कि हर एक कोई इंसान, चाहे आप है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, हर एक इंसान जो है ये 5 नीड्स को लेकर पैदा होता है। जेनेटिकली एनकोडेड नीड्स है ये, मतलब हमारे जीन्स में भरी हुई है ये 5 नीड्स। कौन कौन सी है? फर्स्ट, सर्वाइवल की नीड। ऑब्वियसली हम सर्वाइव करना चाहते हैं तो रोटी कपड़ा मकान हमें चाहिए ही चाहिए। सेकंड, लव एंड बिलोंगिंगनेस, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए ही चाहिए, है ना। थर्ड, पावर, आप चाहते हैं कि आप सारी चीज़ें अपने तरीके से करें। फ्रीडम, फ्रीडम, आप कहीं पे भी जाएं, कुछ भी करें, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, सारी चीज़ें। एंड देन फन,
आप एंजॉय करना चाहते हैं। तो सर्वाइवल, लव एंड बिलोंगिंगनेस, पावर, फ्रीडम एंड फन, ये 5 जेनेटिकली एनकोडेड नीड्स हैं जो हमें हर एक इंसान के अंदर चाहिए होती हैं। लेकिन इसकी जो ड्राइव है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये ड्राइव्स हैं बेसिकली हमारी, एंड इसकी जो स्ट्रेंथ है ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। सब लोग एक जैसे नहीं होते। तो रियलिटी थेरेपिस्ट जो होते हैं वो क्लाइंट से सबसे पहले यही पूछते हैं कि वो उनको थेरेपी से क्या चाहिए, एंड देन ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट के चॉइसेस क्या हैं रिलेशनशिप में। उनकी जो रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप में वो अनसेटिस्फाइड है किसी वजह से, तो आपको यही पता लगाना है कि वो रिलेशनशिप में अनसेटिस्फाइड किस वजह से है। पहले तो आपका हो सकता है क्लाइंट मना करे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी रिलेशनशिप में, लेकिन फिर वो थेरेपी के लिए क्यों आया है। आपको ये 5 चीज़ें ढूंढनी है कि क्या कमी है उसकी लाइफ में। तो फर्स्ट सेशन में मे बी आप ये ढूंढ सकते हैं, क्लाइंट की डिफ़ाइन करें कि वो क्यों काउंसलिंग के लिए आया है, वो क्या चाहता है काउंसलिंग से, एंड देन आप ये ढूंढें कि इन पांचों चीज़ों में से क्या मिसिंग है उसकी रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप मतलब सिर्फ स्पाउस या पार्टनर से नहीं, मतलब बच्चे के साथ रिलेशनशिप, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर के साथ रिलेशनशिप, कहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है। अगर वो ढूंढ पाएगा तो हम क्लाइंट की हेल्प कर पाएंगे उसकी अनसेटिस्फाइड रिलेशनशिप के कोर तक पहुंचने में। क्लाइंट जान पाएगा कि उसको क्या, कहाँ पे शुरुआत करनी है। अ, उसकी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उनको उन अपनी चॉइसेस कैसे करेक्ट करे सो दैट वो अपनी लाइफ में हैप्पी रह सके। तो हमारी जो थेरेपी होती है वो इसी चीज़ पे फोकस होनी चाहिए कि क्लाइंट के चॉइसेस पे आप ध्यान दें कि उसने क्या चूज़ किया है अपनी डिमांड को, अपनी ड्राइव को फुलफिल करने के लिए। Now coming to family system approach, again you are seeing that it is pink highlight, that means एग्जाम में आ चुका है और अभी भी आगे की आने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखें, नाम, फैमिली सिस्टम अप्रोच, एल्फ्रेड एडलर, मुर्रे बोवेन, वर्जीनिया सेटर, कार्ल विटेकर, सेल्वेडोर मिनुचिन, जे हेले, क्लोए मेडेनेज। इनके नेम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये साइकोथेरेपिस्ट हैं। बस आपको ये मतलब सुन के पता होना चाहिए कि ये इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। ये फैमिली सिस्टम अप्रोचेस पे बहुत इन्होंने फोकस किया है, और जैसे कि मैंने बताया नाम पढ़ के ही पता चल जाता है फैमिली से रिलेटेड है ये सारा कुछ जो थेरेपी है। तो सेंट्रल प्रिंसिपल जो इस थेरेपी का होता है वो ये होता है कि हमें ये जानना है कि क्लाइंट जो है वो अपने लिविंग सिस्टम में कैसे कनेक्टेड है, कैसे वो एक, अगर फैमिली के किसी एक पार्ट में कुछ चेंज आता है तो वो वाइब्रेट होके सब जगह पहुंच जाता है वो चेंज, है ना। जैसे कि फैमिली में किसी एक की डेथ हो जाती है तो सारे फैमिली मेम्बर्स अफेक्टेड होते हैं, ऐसे ही फैमिली में कुछ भी होता है अच्छा बुरा, सबके ऊपर उसका इम्पैक्ट जाता ही जाता है। तो इनका फोकस यही होना चाहिए जब भी हम फैमिली सिस्टम अप्रोच पे काम करते हैं। जो ट्रीटमेंट अप्रोच है वो उसमें हम क्या ध्यान देते हैं, हम ये ध्यान देते हैं फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है, किस कॉन्टेक्स्ट में इनके आप क्लाइंट की जो भी क्लाइंट के आइडेंटिफिकेशन है वो तो आपको लिखना ही है, क्लाइंट के बारे में जो भी डिटेल है वो आपको लिखना ही लिखना है, बट फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी बताना है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी आपको डालना है। फैमिली एक इंटरैक्शनल यूनिट है, मतलब जहाँ पे इंसान इंटरेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, हर वे में इंटरेक्ट करता है। तो और इसके एक हर एक फैमिली का कुछ ट्रेट होता है, हर एक फैमिली में कुछ अलग सिस्टम चलता है। तो पॉसिबल ये भी है कि आप ना इंडिविजुअल कंसर्न्स तो करें ही करें, इंडिविजुअल जो कंसर्न्स लेके आए आपके पास क्लाइंट उसके बारे में तो आप इन्फॉर्मेशन ले ही ले, ये भी देखें कि उसका इंटरेक्शन कैसा है फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो फैमिली मेम्बर्स किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं, कहाँ पे डिविजन्स है फैमिली मेम्बर्स में, जो पर्सन और फैमिली जो है आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करता है, उन किस कॉन्टेक्स्ट में इनकी बात होती है। आपको इंटरनल डायनामिक्स के ऊपर वर्क करना है। चाहे इंटरपर्सनल डायनामिक्स को थोड़ा समझने में आपको टाइम लगे, लेकिन वैसे भी इनकम्प्लीट तो रहती है पिक्चर जब तक कि आप इन डेप्थ ना जाएं, किसी भी रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से ना पता करें। लेकिन जितना आपको पता चलता है वो सब आपको देखना है कि किस तरह का इंटरेक्शन इस फैमिली किसी भी फैमिली में होता है। ये फैमिली सिस्टम का एक बेसिक प्रिंसिपल होगा। नाउ बोवेन ने क्या एज्यूम किया, उन्होंने ये बोला कि मल्टी जनरेशनल इन्फ्लुएंस होता है फैमिली में, मतलब एक जनरेशन से कोई भी जो ट्रेंड है वो पास ऑन होता है
अगली जनरेशन में। एंड अगर कोई ऐसे इमोशनल इश्यूज हैं जो रिजॉल्व नहीं हुए, वो भी आगे पास ऑन होते जाते हैं, एक बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी जनरेशन में। तो आपको एक जीनोग्राम जीनोग्राम होता है फैमिली डायग्राम, जिसमें आपको 3 जनरेशन तक का पूरा फैमिली डायग्राम बनाना है। दादा दादी, माँ मम्मी पापा, बच्चे उनके, एंड उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहा है, कब डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डेथ की क्या डेट है, मैरिज की क्या डेट है, डिवोर्स की क्या डेट है, एंड जो भी आपको पॉसिबल रिलेटेड चीज़ें जो दिख रही हैं, उनको आपको जीनोग्राम में मेंशन करना है। जीनोग्राम एक बहुत अच्छा टूल है जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थेरेपिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड फैमिली मेम्बर किस तरह से उनकी लाइफ में कहाँ कहाँ टर्निंग पॉइंट आए हैं, क्या किस चीज़ ने उनको अफेक्ट किया है, वो जीनोग्राम से हमें पता चल जाता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फैमिली की, वो भी हमें इसमें पता चल जाती है, जैसे उनका कल्चर एंड एथनिक ओरिजिन कैसा था, है ना, किस तरह के रिलीजन्स को वो फॉलो करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनके फैमिली मेम्बर्स में कांटेक्ट किस टाइप का है, कितनी प्रॉक्सिमिटी है फैमिली मेम्बर्स के बीच में, प्रॉक्सिमिटी मतलब कितने क्लोज हैं फैमिली मेम्बर्स, ये आपको पता चल जाता है। तो जब आप ये देखते हैं कि कहाँ पे डिसफंक्शनल कम्युनिकेशन है फैमिली में, कहाँ पे स्ट्रेस है, किसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, क्या डिफेंसेस वो यूज़ करते हैं अपने स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, फैमिली रोल क्या है, किस तरह के कौन कंट्रोल करता है फैमिली को, ये सारी चीज़ें फैमिली से रिलेटेड जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं आप कर सकते हैं। एंड आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पता चल जाएंगी। तो थेरेपी का गोल क्या होगा, हमने चलो पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया। नाउ हमारा गोल है थेरेपी का कि हम एक होप पैदा करें, एक फैमिली मेम्बर्स में करेज पैदा करें कि वो उन चीज़ों को चेंज करें जो उनको प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है उनके बीच में। उनकी स्ट्रेंथ्स पे हम काम करेंगे, उनमें जो कोपिंग स्किल्स हैं उनको हम एनहांस करेंगे, उनको उस डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करेंगे जहाँ पे वो एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं रिलेशनशिप्स में। उनको एनकरेज किया जाएगा कि ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस करें जिससे उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, जिसकी वजह से जो ऐसे सिम्टम हैं जिसकी वजह जो उनको बीमार करते हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ जो उनको बीमार करती है, उनको ये एलिमिनेट कर सके। सो जब चीज़ों पे ये काम करेंगे, अपने रिलेशनशिप्स कम्युनिकेशन पे काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। सो इट्स अ ग्रुप वर्क, है ना, फैमिली काउंसलिंग हमने पढ़ा था, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी बेसिकली। तो हर एक फैमिली मेम्बर्स पे हमें इंडिविजुअली भी काम करना पड़ेगा एंड एज अ ग्रुप भी काम करना होगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।